हेलो स्टूडेंट, संभव इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। आप इस लेक्चर में एमएससी प्री मैथमेटिक्स राजस्थान यूनिवर्सिटी और शेखावट यूनिवर्सिटी के सिलेबस के बारे में चर्चा देखेंगे। ठीक है, इसमें अपन दो फैकल्टी हैं, एक तो मैं जेपी यादव और एक हमारे शिव कुमार सर, जो अभी थोड़ी देर बाद में आपके पास आने वाले हैं। अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अपन ये देखेंगे कि पहले आप एमएससी मैथमेटिक्स से कर रहे हैं, तो एमएससी मैथमेटिक्स से कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी आपके पास में कौन सी है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ दो यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, राजस्थान यूनिवर्सिटी और शेखावट यूनिवर्सिटी। इसमें जो अपना जो सिलेबस है, सिलेबस और उसमें भी आप एक चीज़ का स्पेशल ध्यान देंगे। ये जो लेक्चर आप देख रहे हैं ये एनुअल स्कीम के बारे में है, यानी वार्षिक पद्धति के हिसाब से सिलेबस बताया जा रहा है। इसमें एक सेमेस्टर सिस्टम और होता है, वो डिपार्टमेंट से करते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए होता है। सिलेबस आपके पास में वार्षिक पद्धति से देख रहे हैं। टोटल आपके पास में पेपर चल रहे हैं, 5 पेपर हैं, जिनके नाम आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं। पेपर फर्स्ट का नाम आपके पास में है एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। दूसरा पेपर है रियल एनालिसिस एंड टोपोलॉजी। तीसरा पेपर आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्पेशल फंक्शन। पेपर फोर्थ आपके पास में डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस। और पेपर आपके पास में फिफ्थ है मैकेनिक्स। इस प्रकार से पांचों पेपर हैं। बुक्स आप कोई से भी आप राइटर देखते हो, कोई भी पब्लिशर्स है, उसके अकॉर्डिंग इनकी संख्या कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो सिलेबस है इस सिलेबस के बारे में आराम से अपन एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास में पेपर जैसे फर्स्ट चल रहा है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि टोटल मार्क्स क्या होंगे, पांचों पेपर्स के मैक्सिमम मार्क्स क्या होंगे। तो टोटल आपके पास में मार्क्स आपके पास होंगे 500 नंबर का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, 500 नंबर में आपके पास में पांचों पेपर बटे हुए हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो ये पेपर आपके पास में ये कितने नंबर का होगा, 100 मार्क्स का होगा। ये भी आपके पास में 100 मार्क्स का होगा, ये भी 100 मार्क्स का। इस प्रकार से पांचों पेपर आपके पास में 100 मार्क्स के बने हुए हैं। ठीक है, अपन यहाँ पे सबसे पहले मैं पेपर फर्स्ट के बारे में एनालिसिस कर रहा हूँ कि इस पेपर में जो 100 नंबर है उसमें सिलेबस क्या आएगा और किस तरह से आपका एग्ज़ाम पैटर्न होगा। एग्ज़ाम पैटर्न तो आपको एक पेपर में जो बताया जा रहा है उसी तरह से सिमिलर चलेगा। कितने मिनट होंगी, कौन सा सिलेबस रहेगा, देखिएगा आप। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे देखिएगा पेपर फर्स्ट लिखा हुआ है। पेपर फर्स्ट, इसमें यूनिट लिखे हुए हैं। यूनिट आपके पास में कितने हैं, आपके पास में 5 यूनिट है। भाई 5 यूनिट आपके पास में, टोटल यूनिट की यदि बात करते हैं तो यूनिट आपके पास में है 5 और एक यूनिट आपके पास में, ये टोटल यूनिट है 5। एक यूनिट आपके कितने नंबर की होनी चाहिए, तो सिंपल सी बात आपको भी लग रही है कि एक यूनिट आपके पास में 20 नंबर का होगा। तो टोटल आप देखते हो तो कितने नंबर का एग्ज़ाम हो गया, 100 नंबर का आपका ये पेपर फर्स्ट हो गया। अब इस पेपर का नाम आप देख रहे हैं एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। इसका मतलब ये हो गया कि आपने एक पेपर तो पढ़ चुका, आपको ये भी लग रहा होगा कि ये पेपर तो अपना पढ़ा हुआ है और कहाँ पे पढ़ा हुआ है, ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा था। ठीक है, लेकिन उसमें एडवांस नाम नहीं दिखा होगा, आपको दिखा होगा कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा दिखा है। अब यहाँ पे एडवांस आ रहा है, इसका मतलब ये तो कन्फर्म मानिए कि आप जो बीएससी में जो पेपर पढ़े थे वो तो पूरा यूज आने वाला है। जो बच्चा ये नहीं जानता है कि बीएससी वाला पेपर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, तो उसको एक बार देखना पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, हमारे जो सिलेबस है संभव इंस्टीट्यूट से आप एमएससी का सिलेबस देखोगे, उसमें आपको पूरा बेसिक पहले जो ग्रेजुएशन में जो यूज आता है एमएससी के अंदर, ठीक है, तो वो सिलेबस आपको रिवाइज करवाया जाता है। इसके बाद में एमएससी लेवल का यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ऐसा नहीं कि भाई ग्रेजुएशन वाली बुक्स को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है, ऐसी ज़रूरत नहीं है। कोई भी आप थ्योरम पढ़ोगे, कोई भी आप टॉपिक पढ़ोगे, उसमें यदि आपको ग्रेजुएशन की यूज़ कर रहे हो, कोई भी टर्म्स यूज़ कर रहे हो, कोई भी स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे अलग से आपको बता दिया जाता है। ठीक है, तो आप जो भी लेक्चर देखोगे उसके हिसाब से आपको पता चलता रहेगा। अभी प्रेजेंट में आपके सामने है पेपर फर्स्ट के बारे में, यूनिट फर्स्ट, और इसका जो सिलेबस आपके सामने लिखा हुआ है। मैं पहले आपको बता दूं कि यूनिट जो फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट के अंदर कितने क्वेश्चन होंगे, तो 2 क्वेश्चन होंगे आपके पास में।
जैसे कौन कौन से क्वेश्चन होने चाहिए मैं बात करूँ, यदि बीएससी के अकॉर्डिंग जो पैटर्न था वही पैटर्न यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक तो फर्स्ट का यहाँ पे ए पार्ट मिलेगा और बी पार्ट मिलेगा, और इसके ऑप्शन में आपके पास में क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड रहेगा, इसका भी ए पार्ट मिलेगा और इसका भी बी पार्ट मिलेगा। ठीक है, अब ये आपके सामने आ रहा है तो आप देख पा रहे हैं या तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अटैम्प्ट करोगे या क्वेश्चन नंबर सेकंड अटैम्प्ट करोगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट अटैम्प्ट कर रहे हो तो ये दोनों क्वेश्चन ही आपको अटैम्प्ट करने होंगे। मतलब जैसे पहला क्वेश्चन आपके पास 20 नंबर का हो गया, तो ये क्वेश्चन कितने नंबर का होना चाहिए, 10 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है, 10 का ये बनता है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अटैम्प्ट कर लेते हो। कई बार बच्चा ये नहीं करके दूसरा क्वेश्चन अटैम्प्ट करता है, तो दूसरे वाले में भी ए और बी दोनों अटैम्प्ट करने होते हैं। मतलब आपको सेपरेट क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना होता है। इट मीन्स या ऐसा नहीं कर सकते आप पहले क्वेश्चन का ए पार्ट कर लिया और दूसरे का आप मान लीजिए ए कर लिया और बी कर लिया, ऐसा आप नहीं कर सकते। यदि ऐसा आप करते हो तो क्वेश्चन एक का ही नंबर मिलेगा, आपको दोनों के नंबर नहीं मिलने वाले, तो आप इसका ध्यान रखें। तो यही पैटर्न आपके बीएससी में था, तो ये यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे सिलेबस के बारे में अपन ज़्यादा एनालिसिस जब आप लेक्चर देखोगे वहाँ पे पढ़ोगे, यहाँ पे तो मोटा मोटा आप देख रहे हो कि जैसे कि आपके पास में यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट में आपके पास क्या लिखा हो, डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स। जो आप ग्रुप पढ़े हो अलजेब्रा में जो बीएससी में चल रहा था, उसी का कुछ एडवांस लेवल है, उसी के बारे में ये टॉपिक्स आपके सामने लिखे हुए हैं। सभी टॉपिक्स की तो अपन चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आपके सामने जो टॉपिक है ये यूनिट फर्स्ट का सिलेबस है। और आप भी जो भी आप एमएससी करना चाह रहे हैं जो बच्चे, वो सबसे पहले आप इस सिलेबस का एनालिसिस करो, किस तरह से अपना एग्ज़ाम देने वाले हैं, कौन सा सिलेबस अपने को पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये जो सिलेबस लिखा हुआ है इसमें आपको पूरा सिलेबस, यानी जो दोनों क्वेश्चन आपके पास लिखे हैं फर्स्ट एंड सेकंड, ये पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन वाला क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिमिलर आगे अपन बढ़ते हैं, यूनिट नंबर सेकंड देखिएगा, पेपर वही चल रहा है, यूनिट नंबर सेकंड, तो ये भी क्या है, वही पैटर्न है। क्वेश्चन आपके पास में कौन सा होगा, क्वेश्चन आपके पास में आएगा, देखिए 2 क्वेश्चन आपके पेपर के हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका ए पार्ट मिलेगा और बी पार्ट मिलेगा। इसके बाद में इसके और में चलेगा, ऑप्शन में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका भी ए पार्ट और बी पार्ट आपके सामने आ रहा है। इस तरह से आपका यूनिट सेकंड कंप्लीट होगा। यूनिट सेकंड में जो सिलेबस है वो आप सामने देख रहे हैं, यही सिलेबस है। इसके बाद में यूनिट थर्ड है, यूनिट थर्ड में आपके क्वेश्चंस क्या होने चाहिए, क्वेश्चंस आगे कंटिन्यू चलते रहेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन इसके सिलेबस में बात कर रहे हैं यूनिट थर्ड में ये है, और क्वेश्चन आपका बन के आएगा, एक तो क्वेश्चन नंबर 5 आएगा, वही 2 पार्ट आपके कंटिन्यू चल रहे हैं, और आपके पास में क्वेश्चन नंबर 6, इसका भी ए पार्ट और बी पार्ट आपके पास में बना हुआ रहेगा। ठीक है, इसके बाद में आप देखेंगे नेक्स्ट क्या है, यूनिट नंबर 4, पेपर नंबर फर्स्ट, मतलब पेपर वही चल रहा है लेकिन यूनिट आपके सामने है 4 नंबर। इसका क्वेश्चन नंबर आपके पास में रहेगा, इस यूनिट के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का ए रहेगा और एक बी रहेगा। इसका ऑप्शन का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8, उसका भी ए रहेगा और बी रहेगा। यहाँ पे आप देखेंगे पेपर नंबर फर्स्ट का यूनिट नंबर 5, मतलब यहाँ पे पेपर जो फर्स्ट है उसकी 5th यूनिट में आप आ चुके हैं, उसका सामने आपके सिलेबस लिखा हुआ है, सिलेबस कंप्लीट सिलेबस लिखा हुआ आ रहा है, यानी आपके और वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे सिलेबस में से ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन कौन सा होना चाहिए पता चल रहा होगा आपको, क्वेश्चन नंबर 9 का ए रहेगा और एक बी रहेगा। और यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये और का ऑप्शन का क्वेश्चन है, ए रहेगा और बी रहेगा। इस प्रकार से आपका जो पहला पेपर है वो आपका यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। कितने नंबर का एग्ज़ाम होता है ये, इस पेपर में 100 नंबर का रहता है, और 100 नंबर में 5 मिनट होगी, 1 मिनट होगी आपके पास में 20 नंबर की, जो आप सिलेबस यहाँ पे देख चुके हैं। ठीक है, अपने आगे नेक्स्ट जो पेपर है उसका नाम आप देख रहे होंगे, पेपर का नाम मैंने अभी बताया था आपको, पेपर का नाम क्या था, रियल एनालिसिस एंड टोपोलॉजी। इस पेपर के बारे में हमारे जो संभव इंस्टीट्यूट से ऑनलाइन सिलेबस के जो लेक्चर आएंगे, अपने जो साथ में सर हैं शिव कुमार शर्मा सर, वो सर आपको आके इसके बारे में बताएंगे। आइए सर एक बार। हेलो बच्चों, नमस्कार सर, धन्यवाद आपका मौका देने के लिए।
सेकंड पेपर मोस्टली जो अपने सर ने जो है वो पेपर का पैटर्न किस तरीके से रहेगा, उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर का अपना मार्क्स का जो उसका पेपर के अंदर कितने मार्क्स का अपना अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अब जो सेकंड पेपर अपना जो है, इस सेकंड पेपर के अंदर रियल एनालिसिस और टोपोलॉजी दो वर्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब इसके अंदर इस पेपर के दो पोर्शन होंगे। एक पोर्शन के अंदर तो आपका होगा रियल का पार्ट, जो कि आप सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ के आए हैं। सेकेंड ईयर के जो रियल वाला पोर्शन है उसके अंदर मोस्टली अपन दो चीज़ देखते हैं, एक तो देखता हूँ मैं ओपन सेट के बारे में और एक देखता हूँ मैं क्लोज सेट के बारे में। इसके जस्ट आगे की जो वाइडर फॉर्म होंगी इनके ऊपर डिपेंड जितनी भी सारी थ्योरम्स हैं वो सारी थ्योरम्स के बारे में अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। और दूसरा जो पोर्शन है उसके अंदर आती है अपनी टोपोलॉजी। मतलब ये हुआ कि ये रियल वाला पार्ट जो होगा वो उसकी अलग पोर्शन होगा और टोपोलॉजी का अपना अलग पोर्शन होगा। टोपोलॉजी के अंदर क्या होगा, इस टोपोलॉजी के अंदर अपने केवल एक स्पेस के बारे में चर्चा करेंगे। स्पेस का मतलब यहाँ ये है कि कोई भी मेरे पास एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर है, उस एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर के अंदर एक तो मेरे पास नॉन वाइड सेट है और नॉन वाइड सेट के ऊपर आपने कोई भी एक सेट का कलेक्शन ले रखा, एक्स के जितने भी सारे सबसेट्स हैं या एक्स के जो सबसेट्स हैं उनका कलेक्शन कुछ कंडीशंस के साथ में आपने बनाया है, और इसको बोलता हूँ मैं एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर। एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर, उस एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर के अंदर कुछ कंडीशंस को फॉलो करता होगा। उस कंडीशन को फॉलो करने के लिए जो भी स्पेस मेरा बनता है वो स्पेस कौन सा बनता है, टोपोलॉजिकल स्पेस बनता है। अब अपन इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं कि इसका सिलेबस का अंदर कौन कौन से टॉपिक्स अपने रहने वाले हैं। तो अपना जो नेक्स्ट है ना पेपर सेकंड, पेपर सेकंड की जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट, एक मिनट जी सर। मैं यहाँ पे पूछ सकता हूँ आपको, जैसे अपने आप बता रहे हो पेपर सेकंड के बारे में बताए थे। पेपर सेकंड में एक तो इसमें नाम आया आपके पास में रियल एनालिसिस और दूसरा नाम आया आपके पास में टोपोलॉजी। तो रियल एनालिसिस तो मेरा भी नाम सुना हुआ लगता है और आप भी सुने हुए हो। तो रियल एनालिसिस अपन बीएससी में भी पढ़ते थे, क्या वही रियल एनालिसिस है? और एक अपने इसके पास में देखा है कि टोपोलॉजी नाम लिखा हुआ आ रहा है। तो रियल एनालिसिस तो अपना पढ़ा हुआ भी है, एग्जाम भी दिया हुआ है। तो रियल एनालिसिस ठीक है अपना पढ़ा, क्या टोपोलॉजी अपनी पढ़ी हुई है ग्रेजुएशन में? टोपोलॉजी वर्ड अब मैंने अपन केवल सुन सकते हैं। टोपोलॉजी का अपन यदि इंग्लिश मीनिंग देखें तो टोपोलॉजी का मतलब होता है अलग एक स्पेस बनाना, स्पेस के अंदर इसके अपन उसको कंडीशंस को अपन दिखाएंगे। लेकिन यहाँ जो टोपोलॉजी की बात कर रहे हैं, यहाँ टोपोलॉजी का मतलब है किसी एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर से, कि आपके पास एक नॉन वाइड सेट होगा और नॉन वाइड सेट के सबसेट्स का कोई कलेक्शन होगा और उस कलेक्शन को कुछ कंडीशंस वो फॉलो करेगा और वो उस कंडीशंस को फॉलो करेगा तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं वो जो स्पेस बनाऊंगा, स्पेस का मतलब एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर जो बनेगी उस इसी का नाम मैं क्या दूंगा, टोपोलॉजिकल स्पेस नाम दूंगा। यानी मैं यहाँ पे ये समझ सकता हूँ कि टोपोलॉजी आपकी नहीं पढ़ी हुई है, यहाँ पे बिल्कुल अभी जीरो से पढ़ेंगे। ग्रेजुएशन में आपकी बिल्कुल नहीं पढ़ी हुई है और आप रियल एनालिसिस के बारे में आप देख रहे हैं। तो रियल एनालिसिस तो एडवांस लेवल की होगी क्योंकि ग्रेजुएशन में पढ़ चुके, वो तो रिपीट होने वाली है नहीं। तो मीन अब आप तो यूँ समझें कि जैसे अपने सेकेंड ईयर में जो अपने रियल पढ़ी है उस रियल के जस्ट आगे का पोर्शन, मतलब मैं सेकेंड पार्ट इसको नाम दे सकता हूँ रियल का। इसका मतलब मैंने अभी कहा था कि एक एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और इसी के आगे लिखा था एडवांस, तो वही यहाँ पे रियल में ना काम हो रहा है। मतलब रियल आप पढ़ चुके हैं, इसका मतलब एडवांस रियल एनालिसिस आप इसमें देखेंगे। इसमें कितनी मिनट होगी रियल एनालिसिस की? पेपर की यदि बात करें अपन तो पेपर में यूनिट के बारे में सर ने बता दिया कि जितने भी सारे पेपर होंगे वो सारे पेपर 5 यूनिट्स के अंदर डिवाइड हैं। इन 5 यूनिट्स के अंदर जैसे मैं नाम देख रहा हूँ कि एक तो रियल है और एक टोपोलॉजी है, तो कुछ पोर्शन रियल की यूनिट के हैं और कुछ पोर्शन जो होगा वो अपने टोपोलॉजी के हैं। तो अपन मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर जो यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड और यूनिट थर्ड जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये सारी इसके अंदर यूनिट फर्स्ट और सेकंड जो आपको दिख रही हैं, इसमें पूरा का पूरा पोर्शन जो है वो आपका वो रियल एनालिसिस के ऊपर डिपेंड है, रियल एनालिसिस के ऊपर डिपेंड है। और जो थर्ड यूनिट आपको दिखाई दे रही है, इस थर्ड यूनिट के अंदर कुछ पोर्शन जो है वो रियल का है आपका। एक तो मैं लीवेग इंटीग्रेशन देख सकता हूँ, एक मैं होल्डर मिंकोविस की देख सकता हूँ, और एक कंप्लीटनेस ऑफ एलपी स्पेस, मतलब लीनियर जो स्पेस बनेगा उसका कंप्लीटनेस की कोई कंडीशन है उसको वो फॉलो करेगा, ठीक है। और इसके बाद इसका जस्ट अपना टॉपिक स्टार्ट होता है टोपोलॉजिकल स्पेस, यहाँ से मतलब जो अपनी थर्ड यूनिट है वहाँ से टोपोलॉजी अपनी स्टार्ट होने वाली है। और नेक्स्ट जो अपनी यूनिट आएंगी उस यूनिट के अंदर पूरी टोपोलॉजी चलेगी सर। जैसे यूनिट फोर्थ है उसके अंदर टोपोलॉजी का पोर्शन होगा और यूनिट जो फिफ्थ है उसके अंदर टोपोलॉजी का पोर्शन होगा। इसका मतलब यहाँ पे मैं ये देख सकता हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं यूनिट नंबर थर्ड देख रहे हैं, इसमें सर ने अभी अभी आपको बताया और मेरे भी ये समझ में आया सर ने क्या बताया यहाँ पे, कि यहाँ पे सर ने रियल एनालिसिस का भी नाम दे दिया और यहाँ पे टोपोलॉजी का भी नाम दे दिया।
तो यहाँ पे जो दोनों यहाँ पे नाम है एक साथ आ रहे हैं, तो यहाँ पे सिलेबस को किस तरह से बांटा गया होगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन कौन सा होना चाहिए आपके पास में इस 3rd यूनिट के अंदर, तो क्वेश्चन नंबर आपके पास में 5th होगा और एक 6 होगा। 5th नंबर क्वेश्चन के ऑप्शंस होंगे वो शायद सर रियल एनालिसिस से आएंगे आपके। हाँ, मतलब आप यूँ समझें कि आपको हर यूनिट के अंदर 2 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, 2 होते हैं, उसमें से 2 में से आपको कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ता है। और हर क्वेश्चन के सर ने जैसा कि बताया कि उसके 2 पार्ट होते हैं, एक ए और एक बी पार्ट। तो आप यूँ समझ सकते हैं कि इसके अंदर जो पहले क्वेश्चन के जो 2 पार्ट ए और बी हैं वो तो मिलेंगे आपको, ये जो रियल का पोर्शन जो आपको यहाँ तक दिखाई दे रहा है इससे, और जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो अपना और वाला क्वेश्चन होगा सर ये 5th नंबर ये 5th नंबर क्वेश्चन के जो दोनों पार्ट ए और बी हैं वो तो मिलेंगे आपको रियल वाले पोर्शन से। और इसी क्वेश्चन के अंदर जो नेक्स्ट जो अपना और वाला पोर्शन बनेगा उसके जो ए और बी पार्ट हैं वो मिलेंगे आपको टोपोलॉजी वाले पोर्शन से। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट अपन जो 4th और 5th यूनिट जो आपको दिखाई दे रही है इसमें कंप्लीट पोर्शन जो होगा ना वो अपना टोपोलॉजिकल स्पेस के ऊपर डिपेंड होगा, जिसके अंदर आप सारी जो चीज़ें जो पढ़ेंगे वो सारी नई चीज़ें होंगी, मतलब एक नए स्पेस के अंदर पढ़ेंगे। जैसा एक बार मैं पीछे वापस चलता हूँ, जो अपने ये जो आप देख रहे हैं यूनिट 3rd जो है इसके अंदर टोपोलॉजिकल स्पेस के बाद में आप सब स्पेस देख रहे हैं और आपने ओपन सेट और क्लोज सेट के बारे में भी देख रहे हैं। ये जो ओपन सेट और क्लोज सेट आप देख रहे हैं वो रियल के अंदर जो पढ़े थे उनकी डेफिनेशन कुछ अलग है और इनकी डेफिनेशन जो होगी ना वो टोपोलॉजिकल स्पेस के अकॉर्डिंग वो उनकी डेफिनेशन अलग होगी। मतलब चीज़ है, नाम मैं सेम देख पा रहा हूँ लेकिन इनकी डेफिनेशन जो होंगी वो टोपोलॉजिकल स्पेस या स्पेस के अकॉर्डिंग वो अलग अलग मिलेंगी आपको। सर एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, क्वेश्चन ये है मेरा कि ये जो आप पेपर 2nd आप पढ़ाने वाले हो टोपोलॉजी एंड ये रियल एनालिसिस वाला पोर्शन है, ये सर पढ़ाएंगे हमारे ऑनलाइन में। तो मैं कह रहा हूँ कि ग्रेजुएशन में मान लीजिए मैंने रियल एनालिसिस बिल्कुल भी नहीं पढ़ी और उसमें मैंने थोड़ा बहुत पास होने का जुगाड़ कर लिया हो, तो क्या यहाँ पे मैं रियल एनालिसिस और टोपोलॉजी को समझ सकता हूँ? क्या आप उस लेवल से लेके चलोगे 0 लेवल से, या आप डायरेक्ट एमएससी लेवल का उठा लोगे यहाँ पे? सर देखो, जैसे मैं बात करता हूँ टोपोलॉजिकल स्पेस की, उससे पहले अपन बात करेंगे नॉन वर्ड सेट की, सेट के बाद में मैं बात करता हूँ एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर की, क्योंकि जैसे ही मैं टोपोलॉजिकल स्पेस की बात करूँगा तो स्पेस की बात करना डायरेक्ट मेरे लिए ज़्यादा सही नहीं होगा, बच्चों के लिए भी ज़्यादा सही नहीं होता। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे आपको एक नॉन वर्ड सेट के बारे में बताना पड़ेगा, मुझे उसके सबसेट्स के बारे में बताना पड़ेगा, उसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं, फिर वो एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर बनेगी। ये तो यहाँ तक का काम खत्म होता है कि ये इसकी इनिशियल जानकारी है। फिर अपन जैसे मान लो मेरा वर्ड आता है कि ओपन सेट और क्लोज सेट, तो ये ओपन सेट और क्लोज सेट यहाँ वर्ड आने से पहले अपन जो रियल जो अपन पढ़ के आए हैं 2nd ईयर में उसका थोड़ा सा बेसिक अपन यहाँ जानेंगे कि वास्तव में ओपन सेट और क्लोज सेट के दोनों को मैं किस तरीके से डिफरेंस कर सकता हूँ, क्या इनकी डेफिनेशन है और क्या इनके एग्जाम्पल्स हैं अकॉर्डिंग टू 2nd ईयर रियल एनालिसिस। तो सर मेरे को ये लगता है कि इस पेपर को आप शायद, यदि मैं यहाँ पे बीएससी में बिल्कुल भी नहीं पढ़ के आ रहा हूँ तो क्या मैं आपसे पढ़ के अच्छे से नंबर ला सकता हूँ इसमें? जैसे 100 मार्क्स का पेपर है तो इसमें काफ़ी बच्चों से सुनते भी अपन कि इसमें कुछ बच्चे 100 में से 100 नंबर भी ले आते हैं। तो क्या यदि मैं ग्रेजुएशन में बिल्कुल नहीं पढ़ा, मतलब रियल एनालिसिस से डर लगता था मान लो पहले ही नाम सुनते ही, क्योंकि उस समय अपन देखते थे कि रियल को छोड़ के हम पास होने का जुगाड़ करते थे, डिफरेंस लेके सर एन से करते थे। यहाँ पे अपने को पेपर ही पूरा पढ़ना पड़ रहा है, तो मैं यहाँ पे इस पेपर से डरना चाहिए मेरे को या नहीं डरना चाहिए? सर आपको यदि मैं रियल बताऊं, मतलब रियल के बारे में बताऊं आपको मैं, तो मेन ये है कि वो डिपेंड करता है कि मेरे अंदर वो टैलेंट है या नहीं है। एक तो ये होता है कि बच्चे काफ़ी तरह के बच्चे होते हैं, उनको आप यदि शुरू से भी समझा रहे हैं और लास्ट एंड तक आप समझाते चले गए वो नहीं पकड़ पाएगा। और एक नया बच्चा होगा और यदि आप उसमें से बीच में से कोई टॉपिक आप उसको समझा रहे हो तो वो पीछे की चीज़ें भी वो रिमाइंड कर सकता है बच्चा। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यदि इस एमएससी करने के लायक यदि आप एमएससी करना चाह रहे हैं तो आपके पहले तो आपका माइंड सेट जो है वो एकदम से एमएससी की ओर फोकस होना चाहिए कि भाई मुझे एमएससी करनी है। और उसके लिए आपका जो पीछे का जो पोर्शन है, जब रियल आपने नहीं पढ़ी है तो उस चीज़ को आप वहाँ से हटा दें, इरेज कर दें कि भाई मैं जो एमएससी कर रहा हूँ, यदि मैं रियल पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ तो रियल जब मैं पढ़ूँगा तो मेरी स्टार्टिंग मेरी 0 से होनी है। यूँ समझें आप, आपको यहाँ पीछे पढ़ के आए या नहीं पढ़ के आए यहाँ हमसे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब मेरे को ये समझ में आ रहा है कि यदि अपन ने बीएससी में बिल्कुल भी नहीं पढ़ के आया रियल, ठीक है, तो यहाँ पे अपने को डरने की ज़रूरत नहीं है। सर जो यहाँ पे पेपर पढ़ाने वाले हैं आपको,
इस पेपर को बिल्कुल ज़ीरो लेवल से आपको पढ़ा के चलेंगे। और आप यहाँ पे जो लेक्चर आप देख लेंगे, इसका मतलब आप उस लेक्चर उन सभी लेक्चर्स को देखोगे, नोट्स आपको प्रॉपर मिलने वाले हैं ही, उनमें से आपका पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। और आप यदि कंटिन्यू लेक्चर अच्छे से देखते हो तो उम्मीद करते हैं कि लगभग बच्चे 90 प्लस नंबर भी ला सकते हैं। क्यों सर, ला सकते हैं आराम से। सर आप एक तो ये है कि जैसे आप ये बेसिक का सिलेबस अपन पढ़ रहे हैं, रियल का सिलेबस अपन पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर मैंने आज जैसे मान लो आपने पढ़ाना स्टार्ट किया अपन ने, और टॉपिक मैंने लिखा ओपन और क्लोज सेट। ओपन और क्लोज सेट बच्चों की बहुत प्रॉब्लम रहती है, कोई समस्या रहती है कि सर ओपन सेट क्या होता है, क्लोज सेट क्या होता है। मतलब सेकेंड ईयर से वो होते हैं स्टार्ट, और सेकेंड ईयर फाइनल, फिर फर्स्ट ईयर, फिर आगे जो एमएससी में एंटर होते हैं, तो वो उनकी दिक्कत चलती रहती है। तो ये ओपन और क्लोज सेट का मैं एक वीडियो इसके जस्ट बाद में लेके आने वाला हूँ, और 20 मिनट के वीडियो में आप ये समझ जाएंगे कि ओपन सेट और क्लोज सेट वास्तव में क्या होते हैं, कौन कौन सी इसकी एग्जांपल है जो अपन रियल लाइफ के अंदर अपने पास रहते हैं, उसके बारे में तो अपन आराम से इसके बारे में जान सकते हैं। तो फिर तो अपन नो टेंशन है, क्योंकि अपन को पढ़ाने वाले मिल गए अच्छे से। और ये सर कह रहे हैं कि बिल्कुल जीरो से लेके चलेंगे। बीएससी में पढ़े हो तो ठीक है, और नहीं पढ़े हो तो और भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप एमएससी के अंदर जो वीडियो देखेंगे यहाँ पे, अपन को यहाँ पे सफिशेंट मैटर मिल जाएगा और बढ़िया वाले नंबर ला सकते हैं। और अपने ये देख रहे हैं, चलो अपने ये बात करते हैं कि अपन यहाँ पे इस पेपर में काफ़ी ज़्यादा चर्चा की है। ज़रूरी भी है इस पेपर पे चर्चा करना। जैसे पेपर फर्स्ट आपने देखा था, एलजेब्रा वाला देखा था, और ये आपने देखे हैं रियल एनालिसिस एंड टोपोलॉजी। इनमें आपको ज़्यादा चर्चा क्यों करनी चाहिए, आपको भी पता चल रहा होगा। क्योंकि अपन देखो कि ग्रेजुएशन में अपने पास में एक आधा पेपर हुआ करते, जैसे एलजेब्रा भी आया था, रियल एनालिसिस भी आया था। तो मैथ के दो पार्ट आपके पास में आ रहे हैं, एक तो आ रहा है अपने पास में अप्लाइड मैथमेटिक्स आ रहा है, और एक प्योर मैथमेटिक्स आ रही है। प्योर मैथमेटिक्स के नाम से बच्चे डर जाते हैं, मतलब थ्योरम वाला पेपर जानते हैं कि थ्योरम वाला पेपर। तो अपने यहाँ पे कई बार मैंने भी देखे हैं, और काफ़ी सारे ऐसे देखते हैं कि कई लेक्चर भी ऐसे मिल जाते हैं अपन को, ठीक है ना, कि वो थ्योरम अपन जो पढ़ाते हैं, यदि मान लीजिए कि अपन थ्योरम पढ़ा रहे हैं, मैं आपको कोई थ्योरम पढ़ा रहा हूँ, और कोई थ्योरम में मैं बिना देखे बिना देखे नहीं लिख सकता बोर्ड पे, तो क्या आप इस थ्योरम को समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। तो यहाँ पे जो प्योर मैथमेटिक्स के जो पेपर हैं, उनमें एलजेब्रा के लिए मैं गारंटी दे रहा हूँ कि एलजेब्रा वाला पेपर ऐसा तैयार होगा कि आप पूरे 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं आराम से, क्योंकि अपन इसी तरह से आपको पढ़ाएंगे। और दूसरे पेपर के बारे में सर ने अच्छे से बता दिया, और सर के तो सुना भी है काफ़ी, क्योंकि सर जो क्या नाम है रियल एंड टोपोलॉजी वाला पेपर है, काफ़ी बेस्ट लेके चलते हैं। क्यों सर? बढ़िया सर। और आप ये बात दिमाग से निकाल ही दें कि भाई मेरा पीछे पड़ा हुआ नहीं है, या फिर मेरे बीएससी में मेरे इतने परसेंटेज हैं, जैसे 60%, 70%, 80%, कोई मायने नहीं लगता। यदि आपको शुरुआत करनी है अच्छे से, तो आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो। मतलब आप आज से भी आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। यानी मेरी 50% यदि बीएससी में बढ़ के आए, 50-55%, तो भी मैं एमएससी कर सकता हूँ। तो सर मैं ये गारंटी दे सकता हूँ, यदि 50% का बच्चा यदि इस माइंडसेट से यदि यहाँ आता है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि उसका इस एमएससी के अंदर यदि वो रेगुलर क्लास लेगा, तो रेगुलर क्लास लेगा तो 80% से अबव की गारंटी अपन दे सकते हैं। ये है। बहुत बहुत अच्छी बात है सर, ये तो काफ़ी अच्छी बात बताई आपने कि अपन यदि ग्रेजुएशन में परसेंटेज अपने आ रही है 50-55 आ रही है, अपन यहाँ पे ये हो चुके हैं कि अपन तो किसी लायक ही नहीं है। और आप बात करो मैथमेटिक्स में भी इतने परसेंट ला सकते हैं, लेकिन एमएससी में अपन ये भी देखते हैं कि एमएससी में तो काफ़ी बच्चे फेल भी हो जाते हैं। मैथ्स में तो डर लगता है एमएससी मैथमेटिक्स के नाम से, तो डरने की अपने को ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपन जो यहाँ पे जो सिलेबस मिलने वाला है वो इसी हिसाब से मिलेगा, और आप जुड़े रहें इससे। नेक्स्ट तो अपने अभी चर्चा थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो वीडियो थोड़ा लंबा चला जाएगा। यानी अपने यहाँ से इतनी देर चर्चा की है, तो ये चीज़ तो समझ गए कि अपने को जो प्योर मैथमेटिक्स है यानी थ्योरम वाले पेपर्स हैं, उनसे डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब भी अपन चलते हैं नेक्स्ट पेपर पे चलते हैं भाई अपन। नेक्स्ट अपना पेपर है पेपर थर्ड। पेपर थर्ड जो है उसके अंदर आप नाम सुना होगा आपने, डिफरेंशियल इक्वेशन। एक नाम अपन वर्ड सुनते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, जो अपन सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के कितने सारे तरीके होते हैं, उस तरीकों की चर्चा करेंगे अपन। और डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ साथ में इसके साथ में एक पोर्शन और चलता है जिसका नाम होता है स्पेशल फंक्शन। उसको बोलता हूँ मैं स्पेशल फंक्शन।
स्पेशल फंक्शन का जो पोर्शन है वो वास्तव में वो फिजिक्स से रिलेटेड है। फिजिक्स के अंदर इस पोर्शन का बहुत ज़्यादा यूज होता है, जिसके अंदर अपन लीजेंड्रे पॉलिनोमियल पढ़ते हैं, पी एन एक्स जे एन एक्स पढ़ते हैं, अपन बेसल फंक्शन पढ़ते हैं, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है उनके कुछ टर्म्स अपन यहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो इसका मतलब इस पूरे सिलेबस के जो 5 यूनिट्स हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड हैं। एक में तो होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का पोर्शन और एक पार्ट में होगा स्पेशल फंक्शन का पोर्शन। नेक्स्ट। तो यस सर, आप इसमें बता दो यहाँ पे यूनिट नंबर जो फर्स्ट है। चलो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको एक बार। यूनिट नंबर जो फर्स्ट आपके पास में लिखा हुआ है, फर्स्ट सेकंड, देखो पैटर्न बार बार चर्चा करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वही अपने पास में हर पेपर में 100 नंबर का एग्ज़ाम होना है। 5 यूनिट आएगी, 1 यूनिट आपके पास में 20 नंबर का होगा। तो आपके सामने जो स्क्रीन पे चल रहा है, ये 3 जो यूनिट आपके सामने लिखी हुई आ रही है, जो सिलेबस आपके सामने आ रहा है, वो आपके पास में है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये अपने पास में सिलेबस आ रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन का लिखा हुआ आ रहा है। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन का भी नाम अपना सुना हुआ लगता है, और ये लगा हुआ क्या है, रियल के जो पास में चलता था डिफरेंशियल इक्वेशन, बीएससी में चला करता था, उसी का यहाँ पे फिर से नाम आ रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन ये फिर से वही बात कर रहे हैं अपन, एडवांस लेवल पे आपका आएगा, मतलब उसका यहाँ पे बेसिक यूज आएगा, और इसको मतलब आगे उससे उससे आप देख सकते हैं कनेक्टिविटी उससे है, हाँ लेकिन उसकी थोड़ा सा उस कनेक्टिविटी को उसको यूज ऊपर करके उठा लाना अपन है। अपर लेवल की जो डिफरेंशियल अच्छा, इक्वेशंस होंगी उनको अपन सोल्व करेंगे इन मेथड से। जैसे आपने ये नाम सुना होगा, तो आप देखिए मोंगेज मेथड आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। मोंगेज मेथड का नाम सुना आपने सेकंड ईयर के अंदर। और जैसे आपने, मैं यहाँ देख पा रहा हूँ ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सोल्व करने के जो मेथड्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सर इस पेपर को मैं पढ़ाने वाला हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन को, ठीक है। और इसको मैं ये समझ के पढ़ाऊँगा कि एक बार बच्चा ग्रेजुएशन में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, और पढ़ा भी है तो इतने टाइम में भूल भी जाते हैं। देखो भूलना कोई बड़ी बात नहीं है, तो भूल भी जाते हैं। तो अपन क्या करेंगे, अपन बिल्कुल जीरो लेवल से, मतलब यदि बीएससी की टर्म्स अपने याद नहीं है, वो भी आराम से आप इसमें साथ के साथ तैयार कर लोगे। तो यहाँ पे जो 3 मिनट आपके सामने दिख रही है, वो तीनों मिनट आपके पास में किसकी चल रही है, डिफरेंशियल इक्वेशन, जो एडवांस में कहेंगे या वॉल्यूम सेकंड कहेंगे इसको, ठीक है। आगे देखते हैं भाई अपन नेक्स्ट 2 यूनिट है उनके बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट जो 2 यूनिट आपको दिखाई दे रही हैं, इन दोनों यूनिट के अंदर आपके पास जो हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन है, मतलब स्पेशल फंक्शन के जो पोर्शंस है, मतलब अब यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होंगे, यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन की जो सीरीज सॉल्यूशन होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे अपन। और सीरीज सॉल्यूशन के अंदर अपन जैसे लीजेंड्रे पॉलिनोमियल के बारे में चर्चा करेंगे अपन, पी एन एक्स जिसको अपन कहते हैं, एक अपन बेसल फंक्शन की जिसके अंदर जेएनएक्स शायद दे रखा होगा इसके अंदर, ये जो जरा जेएनएक्स, ये अपन बेसल Yes. फंक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। बिल्कुल। मतलब आपके पास स्पेशल टाइप की कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी और उनका अपन सीरीज सॉल्यूशन की अपन चर्चा करेंगे। और सीरीज सॉल्यूशन के अंदर मोस्टली जो अपना आता है, एक तो आता है बेसल फंक्शन और एक आता है अपना लीजेंड्रे पॉलिनोमियल। यानी अपन इन जो सिलेबस देख रहे हैं, यूनिट नंबर 4 और 5 में जो सिलेबस देख रहे हैं, ये भी नाम अपने आसानी से देखे हुए हैं, लेकिन ये देखे हुए आप लोगों के फिजिक्स में देखे हुए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपन मैथमेटिक्स के हिसाब से पढ़ेंगे, और इनका लेवल भी अलग चलेगा, क्योंकि यहाँ पे एमएससी कर रहे हैं, मैथमेटिक्स से कर रहे हैं, ठीक है। अपन आगे एंटर करते हैं नेक्स्ट पेपर में अपन चलते हैं। नेक्स्ट पेपर में। और नेक्स्ट पेपर अपना है, फोर्थ पेपर है, जिसका नाम है आपके पास में डिफरेंशियल ज्योमेट्री, एंड इसके साथ में लिखा हुआ है टेंसर एनालिसिस, जो आप शुरू में देख चुके थे, ठीक इसको है। अपन जैसे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ तो मैं लिखता हूँ डिफरेंशियल ज्योमेट्री, डीजी डीजी के बोलता नाम हूँ से, मैं, बिल्कुल। और टेंसर एनालिसिस, टी टेंसर एनालिसिस, टेंसर एनालिसिस। इस ये टेंसर एनालिसिस वही है जिसके अंदर अपन कॉन्ट्रा वेरिएंट और कोवेरिएंट, जैसे अपन फिजिक्स के अंदर आता है, शायद सेकंड ईयर वाले पोर्शन के अंदर होगा। अच्छा, अच्छा। सेकंड ईयर फिजिक्स के अंदर बीएससी के अंदर है ये, मतलब ये भी बीएससी का हाँ, पार्ट मतलब ये भी बीएससी का पोर्शन ही आपके लिए लेकिन नया फिजिक्स नहीं में है। चलता था। यहाँ पे आप मैथमेटिक्स के हिसाब से पढ़ोगे, लेवल भी कुछ अलग चलेगा इसमें, वो आप गहराई में एनालिसिस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पढ़ रहे हैं आप टेंसर एनालिसिस। डिफरेंशियल ज्योमेट्री आप देख रहे हैं, इसके 3 मिनट आपके सामने आ रही है, यूनिट नंबर फर्स्ट, सेकंड, और ये यूनिट नंबर थर्ड। ये 3 मिनट आपके पास में है, 3 मिनट आपके मिला तो के। सर मैं इस सिलेबस को देख देख पा रहा हूँ, तो मैं हाँ ये जी। देख पा रहा हूँ कि इस सिलेबस के अंदर जो 3 यूनिट्स आपको दिखाई दे रही हैं, जी सर। मतलब फर्स्ट हो गई यूनिट अपनी, फर्स्ट यूनिट हो गई, सेकंड हो गई और थर्ड यूनिट हो गई। ये जो यूनिट्स हैं वो 3 यूनिट्स डिफरेंशियल ज्योमेट्री से हैं। बिल्कुल। और डिफरेंशियल ज्योमेट्री का मतलब ये है कि आप 3 डायमेंशनल जो
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपन फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ते हैं। मतलब इसमें तो स्पेस में चलना पड़ेगा इसमें अपने नो को। स्पेस में चलना पड़ेगा ये total सर आपको। स्पेस नाम भी लिखा हुआ आ रहा है, देखो यहाँ पे स्पेस करो। हाँ, तो इसका मतलब जितने भी अपन कर्व जो होंगे, अब तक जो अपन कर्व पढ़ते हैं, जैसे मेरा कर्व वर्ड दिमाग में आता है तो मैं सोचता हूँ कि 2D प्लेन के अंदर कोई एक कर्व होगा। लेकिन मैं यहाँ जब मैं डिफरेंशियल ज्योमेट्री पढ़ूंगा और जहाँ भी मेरे पास कर्व नाम आएगा, इसका मतलब उस कर्व जो है वो स्पेस के अंदर है, वो 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर कर्व की बात करेगा। इसका मतलब मेरे को ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे जो 3 मिनट देख रहे हैं, इन 3 मिनट को पढ़ोगे तो आप स्पेस में रहोगे। मतलब आपको समझना ही पड़ेगा, मतलब आप फीलिंग तभी कर मतलब पाओगे दिमाग की क्वेश्चन माइंड की को। कंसंट्रेशन जो है वो वो आपको स्पेस ज़्यादा में अलग स्पेस में लेवल पे लेके काम चलनी करनी पड़ेगी। पड़ेगी। अच्छा, तो मैं इसके बारे में एनालिसिस कर दूं कि ये पेपर जो हम पढ़ाएंगे, ठीक है, सर भी काफ़ी बार पढ़ा चुके हैं पेपर, काफ़ी अच्छे नंबर भी आते हैं, मैं भी ये पेपर काफ़ी बार पढ़ा चुका हूँ। तो आपको इस पेपर में 3D के नाम से भी अपन को थोड़ा डर तो लगता ही है। इसमें डरने का रीज़न भी है। देखो 2D होता है एक एक 2D होता है, एक 3D होता है। 2D को अपन बोर्ड पे भी आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं, लेकिन 3D को जब पढ़ाया जाएगा और जब आप पढ़ोगे, और यदि पढ़ाने वाला भी क्या करे, 3D को आपको पता है कि बोर्ड पे प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, बट आप यहाँ पे जो 3D पढ़ने वाले हो तो सर हम देखो आपस अभी में- क्या है, डिजिटल का ज़माना आ गया है। अच्छा अच्छा, और ये डिजिटल बोर्ड आपके सामने दिख रहा है, तो जी, जो भी सारी 3D की जितनी भी सारी इमेजेस या क्वेश्चंस के अंदर या फिर कोई टॉपिक के अंदर काम में आने वाली हैं, वो सारे के सारे अपन ऑनलाइन यहाँ पे अपलोड करेंगे इसको बोर्ड के ऊपर। और उस चीज़ को अपन जिस तरीके से वो 3D में दिखाई देती है, अपन सेम वैसे। उसी व्यू को अपन यहाँ पे पेश करने वाले हैं आपके सामने। जी सर, तो इसका मतलब अपने जो भी यहाँ पे जो टॉपिक देख रहे हैं उनका डायग्राम आराम से आप 3D में देख पाएंगे, और देखने के साथ में आप ये भी फील करोगे कि क्वेश्चन अपना कहाँ चल रहा है। हाँ, ये ज़रूरी है अपना कि ये यहाँ पे जो टॉपिक पढ़ोगे वो आपका क्वेश्चन और आपका जो माइंड है वो कनेक्ट होना चाहिए, स्पेस में आपका कनेक्ट होना चाहिए। क्यों सर? जी सर। तभी अपन इसको अच्छे से समझ पाएंगे, और समझ क्या पाएंगे इसमें अपनी गारंटी है। इस पेपर में भी टॉप नंबर लाते हैं बच्चे। अपने यहाँ पे ऑफलाइन क्लासें भी चलती है। ऑफलाइन क्लास में अपने बैच में काफ़ी सारे बच्चे अपन ने देखे हैं कि इस पेपर में 100 तो में आप से इसमें 100। से कौन सा पोर्शन पढ़ाने वाले हैं सर? मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ सब डिफरेंशियल ज्योमेट्री के तीनों यूनिट यहाँ पे मैं करवाने वाला हूँ इसके। अच्छा जी। ठीक है, और मैंने यहाँ पे देखे हैं कि जो अपने ऑफलाइन क्लासेज हैं उनमें भी यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे ऐसे देखे हैं कि 100 में से 100 मार्क्स देखे थे मैंने। इनकी जी, चाहो जी तो सर, आपको जी मार्कशीट भी मैं दिखा सकता हूँ, काफ़ी सारे बच्चे देखे थे मैंने। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जैसे अपन ऑनलाइन से कनेक्ट होने वाले हैं वो भी यहाँ पे टॉप नंबर लेके आए। यहाँ पे ग्रेजुएशन से कोई मतलब नहीं, ग्रेजुएशन में ऐसी चीज़ें देखिएगा सर। यहाँ पे ग्रेजुएशन में ये भाई चीज़ें, जैसा कि मैं नाम देख पा रहा हूँ, जैसा मैंने अभी भी देखा है यहाँ पे, एक तो कर्वेचर वर्ड में देख पा रहा हूँ। अच्छा ये देखा है सही। ये आपने फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर में कैलकुलस का जो बिल- पोर्शन है, बिल्कुल डिफरेंशियल बिल्कुल। कैलकुलस का, उसके जी अंदर सर। एक मैं देख पा रहा हूँ उसके अंदर शायद एनवलप वर्ड मैंने देखा था इधर। जैसे ये तो है टेंजेंट प्लेन के बारे में अपन पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर के अच्छा, अंदर। और एक अपना आप देख सकते हैं इसके अंदर एक तो अपना पोर्शन जो होगा वो एक म्यूनियर थ्योरम, ये तो शायद आपके लिए नहीं ये है। सर पीजी में होगा। यानी काफ़ी, यानी इसमें आप देखते हो तो इसमें काफ़ी कम वर्ड अपने को दिखाई दे रहे हैं। सर को भी अभी तक कितने मिले हैं? ये 2 मिले हैं, ये भी एक पीजी का मिल गया सर को। ठीक है, तो कहने का मतलब आप ये देख रहे हैं कि इसमें आप ग्रेजुएशन में कुछ नहीं देखे, बिल्कुल जीरो से। लेकिन यहाँ पे इस पेपर से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी अपन किस तरह से आप पढ़ेंगे वो हमारे ऊपर छोड़िए, आप कंटिन्यू क्लास से connect नेक्स्ट रहेंगे। देखते हैं भाई इसके अंदर अगला जो 2 यूनिट है अपनी ये जो देख रहे हैं आपके पास में, देखो भाई पेपर नंबर 4, पेपर 4 का नाम भी याद हो गया होगा, सभी की याद हो गया होगा, डिफरेंशियल ज्योमेट्री और टेंसर एनालिसिस। डिफरेंशियल ज्योमेट्री की चर्चा कर चुके हैं अपन, बाकी ज़्यादा चर्चा तो आप भी जानते हो कि जब आप पढ़ते हो टॉपिक वाइज पढ़ते हो तब जाके आपको करना पड़ेगा। तो सर इसमें देखो मैं देख सकता हूँ जो यूनिट अपनी फोर्थ है, उस फोर्थ यूनिट के अंदर एक तो डिफरेंशियल ज्योमेट्री का पोर्शन है। सर आप ये पढ़ाने वाले हो शायद, ऐसा लग रहा है आप टेंसर एनालिसिस आप पढ़ा रहे हो। चल रही है अभी, कंटिन्यू अच्छा, चल रही है, कंटिन्यू टेंसर चल रही है की। अपनी। एक यूनिट उसकी हो चुकी है। हाँ, तो सर आप इनके बारे में बताओ। तो टेंसर के अंदर देखो होगा क्या, जो अपनी यूनिट फोर्थ है उस फोर्थ यूनिट का जो ये आधा पोर्शन, मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन के तो 2 पार्ट आते हैं, 2 पार्ट में जो क्वेश्चन आता है उसके ए और बी पार्ट, जो डिफरेंशियल ज्योमेट्री का जो पोर्शन है वो यहाँ से मिलेगा आपको। और जो इसके अंदर और वाला जो क्वेश्चन होगा भाई, या तो मैं ऊपर वाला ए और बी पार्ट करूँ या फिर मैं नीचे जो और वाला पार्ट है उसके अंदर,
तो उसके अंदर आपको केवल टेंसर के दो क्वेश्चन मिलेंगे, ए और बी पार्ट। उस टेंसर के अंदर भी आप देख सकते हैं कि कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर, फिर जिसके अंदर मैंने नाम सुना होगा कॉन्ट्रा वेरिएंट और को वेरिएंट टेंसर के जो प्रोडक्ट हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे, और परमुटेशन सिंबल्स हैं, परमुटेशन टेंसर्स हैं, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और इसकी जो नेक्स्ट यूनिट नंबर 5 है, लास्ट यूनिट है, उसके अंदर अपन एक नई चीज़ आपके सामने होगी जो आप पहली बार देख रहे होंगे शायद, इसका नाम है क्रिस्टोफल सिंबल्स। क्रिस्टोफल सिंबल्स जो होंगे ना वो जो अपना मीट्रिक टेंसर अपन बोलते हैं इसके अंदर, उस मीट्रिक टेंसर के जो डिफरेंशियल जो फॉर्म होंगे उसकी, मतलब उसके जो डेरिवेटिव होंगे उनसे मिलके या उनसे बना के अपन ने क्रिस्टोफल सिंबल, कुछ अलग सिंबल बना दिए अपन ने इंडेक्स के फॉर्म के अंदर, तो उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये जो पोर्शन होगा अपना टेंसर का पोर्शन होगा, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात इसके अंदर है नहीं। यहाँ पे अपन जो यूनिट नंबर 4 देख रहे हैं, इसमें सर ने अभी बताया कि भाई ये जो पोर्शन ऊपर देख रहे हो आप, ये जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं सिलेबस में यूनिट 4 के, ये तो आपको बता रहे हैं सर डिफरेंशियल ज्योमेट्री के हैं, और इसके जो आगे लिखा हुआ है टेंसर एनालिसिस, क्रोनिकल डेल्टा, ये जो आपके सामने आ रहा है ये आपके टेंसर में। तो ये तो अपने पास में कौन से क्वेश्चन में रहेगा, ये क्वेश्चन नंबर अपने पास में 7th का ए और बी, तो इसका मतलब डिफरेंशियल ज्योमेट्री से कवर होगा। और क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका ए और बी जो सर अभी बता रहे थे, इसका ऑप्शन क्वेश्चन है, वो आपका किससे होगा, टेंसर एनालिसिस से। तो मैं यहाँ पे ये समझूँ यहाँ पे कि टेंसर एनालिसिस ये तो पढ़ना जरूरी है फिर, टेंसर एनालिसिस पढ़ना जो, टेंसर क्योंकि यदि आप ये पोर्शन नहीं पढ़ते हैं यूनिट तो पास आप नहीं फिर कर पाएंगे। ये 5 मिनट का पोर्शन आप हिला भी नहीं पाएंगे, मतलब कोई भी टॉपिक आपको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो ये पोर्शन तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और इस पेपर के अंदर कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, कॉन्ट्रा वेरिएंट और को वेरिएंट 2 वर्ड आपको दिखाई देंगे, और इनकी जो डेफिनेशंस हैं कि ये कौन से ट्रांसफॉर्मेशन लॉ को किस तरीके से फॉलो करते हैं, उनका प्रोडक्ट किस तरीके से करते हैं, ज़्यादा कुछ मतलब दिक्कत वाली बात इसके अंदर होने वाली नहीं है। टेंशन तो है भी नहीं सर, आप पढ़ाओगे ना ये। हाँ जी सर, जी सर। तो अपने नेक्स्ट पेपर आपका, जिसको देखते ही काफ़ी लोगों के पसीने आ जाते हैं, ठीक है, और वो आप ग्रेजुएशन में भी देख चुके हैं उस पेपर के बारे में, और बच्चों के पसीने नहीं आते हैं, सही बात बताएं तो टीचर्स के भी पसीने आ जाते हैं। टीचर्स के पसीने क्यों आ जाते हैं, कौन सा पेपर होगा, आपको आइडिया तो लग रहा होगा और लग गया होगा, क्योंकि आपने शुरू में पेपर का नाम तो देख लिया। जो पेपर अपन देखने वाले हैं सिलेबस उसका, वो पेपर नाम से मैथ्स में है, लेकिन वो वास्तव में पेपर जो फिजिक्स है सर, फिजिक्स है, वो फिजिक्स है, यानी मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स है। अच्छा, यानी ग्रेजुएशन में आपने जो डायनामिक्स का पेपर देखा था, ठीक है, वो आपके पास में था, लेकिन उससे भी हाई लेवल पे आप ये पढ़ने वाले हो। और मैं बात करूँगा कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस है यहाँ पे हिला भी नहीं पाएंगे मैकेनिक्स के, लेकिन यहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस मिलने वाले हैं वो मैं ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि ये पेपर आपके शिव कुमार सर पढ़ाने वाले हैं और पढ़ा चुके हैं, ये वीडियो भी बन चुके हैं, इसके कंप्लीट हो चुके हैं ना, मतलब तैयार हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें तो सर आपने पूरा कंप्लीट थ्योरी आप पढ़ा के कंप्लीट क्वेश्चन भी करवा दिए होंगे। सर देखो, यदि अपन शुरू से बेस से अपन थ्योरी पढ़ते हैं इस पेपर की जी, तो थ्योरी जब तक आपको पता है या थ्योरी की यदि डीपली आप पढ़ चुके हैं तो क्वेश्चन करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। मतलब अपन ये देखते हैं फिजिक्स के जैसे न्यूमेरिकल्स होते हैं, उनको देखते बच्चे डरते हैं, तो यहाँ पे तो ये डरना क्या है, और डरना तो पड़ेगा यहाँ पे वैसे भी, क्योंकि ये तो मैकेनिक्स है और इसमें तो क्वेश्चन मैथ के हो तो सारी न्यूमेरिकल मानेंगे, यहाँ पे तो है क्या मतलब आप ये numerical? मानो कि फिजिक्स और मैथ दोनों को मिक्स करके आपने एक पेपर बना दिया और वो मैथ्स एमएससी मैथ्स प्रीवियस के अंदर डाल दिया, ये मानो आप। जी सर। तो अच्छा तो सर, देखते हैं, मैं पेपर के बारे में चर्चा करते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। देखो अभी पेपर 5 है, और पेपर जो है इसका जो अपन देख पा रहे हैं मैकेनिक्स है ये। सर ये मैकेनिक्स से लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन अपन ये देखते हैं इसमें तो दो नाम आते हैं बुक्स अपन देखते हैं, तो एक हाइड्रोडायनेमिक्स का नाम भी सुना हुआ लगता है, एक तो रिजिड बॉडी होता है और एक क्या होता है, हाइड्रोडायनेमिक्स होता है। आपने देखा होगा अब तक जो अपन सिलेबस के बारे में चर्चा की है, जी जी, तो मोस्ट ऑफ पेपर्स जो हैं अलजेब्रा को छोड़ के जितने भी सारे पेपर्स हैं उन सारे पेपर के दो पोर्शन आप देख रहे हैं। अच्छा, जैसे आपने रियल के अंदर अपने टोपोलॉजी देखा था, डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ में अपन ने स्पेशल फंक्शन देखा था, हाँ सर, और डिफरेंशियल ज्योमेट्री के साथ में अपन ने टेंसर देखा। तो इसके साथ भी अकेला नहीं हो सकता, इसका मतलब इसके साथ भी दो पोर्शन होंगे। दो हैं, इसका मतलब एक हाइड्रोडायनेमिक्स हो रहा है अपने, मतलब इसके दो पोर्शन होंगे। एक में तो होगी अपन रिजिड डायनेमिक्स की बात करेंगे, इसके अंदर अपने जो बॉडीज होंगी वो रिजिड बॉडीज की अपन बात करेंगे, रिजिड बॉडीज की बात करेंगे।
मतलब ये पोर्शन जो अपना वो प्योर डायनेमिक्स का पोर्शन है, जो अपना फिजिक्स के अंदर अपन पढ़ते हैं। और जो दूसरा पोर्शन इसका होगा, उस दूसरे पोर्शन के अंदर अपन पढ़ेंगे हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोडायनेमिक्स के अंदर क्या होगा, मतलब ये डायनेमिक्स तो है, लेकिन डायनेमिक्स के अंदर अपन एक तो मैं सॉलिड बॉडी की बात करता हूँ, और एक मैं लिक्विड की बात करता हूँ, या मैं फ्लूइड की बात करता हूँ। फ्लूइड वर्ड आपके सामने हो सकता है आपने पहली बार सुना हो। फ्लूइड का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी मटेरियल जो बहने की प्रवृत्ति रखता हो। जैसे आप यूं देख सकते हैं, जैसे मैं गैस की बात करूं या एयर की देखो बात भाई, करूं। आप लोग इस पेपर के बारे में सर से ही पूछेंगे और सर बताएंगे भी, क्योंकि सर का फेवरेट पेपर भी यही है। सर सबसे पहले यहाँ पे जो लोग डरते हैं इस पेपर के नाम से, ठीक है, तो ये सर उसी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट ही नहीं करते यहाँ पे, बिल्कुल नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा भी यहाँ पे इस पेपर को समझ जाता है आराम से। ये आप इसी तरह से पढ़ाते हैं सर, तो इनका तो ये बिल्कुल फेवरेट पेपर जो अभी तक बता रहे हैं, उनसे भी सबसे ज़्यादा फेवरेट तो सभी रहते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा फेवरेट पेपर रहा है। और मैकेनिक्स का डर निकाल देंगे अभी जो शायद अपने मेरे को प्रीवियस सर। की जो एग्जाम लगी है, मैकेनिक्स का जो पेपर हुआ था, बिल्कुल सर। अपने ऑफलाइन क्लास की एक बच्ची थी, हाँ तो सर। मैकेनिक्स के अंदर वो बच्ची यूं बोल रही है कि एक भी नंबर उसका कट नहीं सकता अकॉर्डिंग सर टू वो बच्चे तो ये भी बोल स्टूडेंट। रही थी कि मेरे तो पांचों पेपर में एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। कितनी परसेंट, मैंने इसको ये पूछा था हाँ जी। कि बेटा आपकी कितने परसेंट बन जाएंगी, 90 के आसपास बन जाएंगी। तो उसने ये कहा कि सर मेरे तो पांचों पेपर में एक सिंगल वर्ड भी गलत नहीं हुआ था। मेरे हिसाब से तो पूरी 100 की 100% ही बननी चाहिए। मैंने कहा ऐसा भी कहीं हो सकता है, आज तक तो हुआ और नहीं। वो ऐसी एक बच्ची नहीं है, काफ़ी इसको उस बैच के अंदर जितने भी 20-25 स्टूडेंट थे, वो सारे स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि नंबर सर कटने नहीं चाहिए हमारे। मतलब जैसा बच्चे लिख के आते हैं, मतलब प्रेडिक्शन बच्चों का ये रहता है कि मेरे मान लो 100 में से 100 आए, लेकिन जो एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो कुछ ना कुछ वो माइनर मिस्टेक आपके आंसर के अंदर वो देख लेता है। तो हो सकता है कि 5 या 7 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं बच्चों मेरा में। मन करता है उस बच्ची का रिजल्ट आए तो उसके मार्कशीट आप जरूर मिलाएंगे सर आपसे उसको। शेयर की जाए। हाँ। उसकी जो मार्कशीट है वो आपको दिखाई जाए कि मार्कशीट रियलिटी में दिखाएंगे, ऐसे है। और उस बच्चे से भी आपको रूबरू कराएंगे। एक बार अपन वीडियो लेके आएंगे बच्चे जब रिजल्ट और आने वाला अपने है। यहाँ पे जो अपने जो क्लास ऑफलाइन भी चल रही है अपने, उसमें भी अपने को ये देखने में मिला है कि काफ़ी सारे जो भी बच्चे अपने रेगुलर क्लास लेते हैं, वो मोस्ट ऑफ लगभग कितना ही लोग, मतलब कमज़ोर बच्चा हो जाए बीएससी का, वो लगभग बच्चे अपने 70 से अबव चले जाते हैं सर। सर ऐसा क्या मैं रीज़न आपको है ये अपने यहाँ चीज़ पे? तो मैं क्या रीज़न है ऐसा? पहले ही बता चुका हूँ कि आपका पीछे का बैकग्राउंड क्या रहा है। मैं कह रहा हूँ कि यदि आप केमिस्ट्री भी पढ़ के आए हैं और एमएससी आपने केमिस्ट्री से की है और आप मैथ्स में एमएससी करना चाह रहे इसको हैं, भी सिखा देंगे आप तो में। आप आराम से इस प्लेटफॉर्म पे आके आप आराम से सीख सकते हैं। मतलब अपन ऐसा नहीं कि जैसे मान लो मैंने एमएससी का कोई टॉपिक स्टार्ट किया और वापस वहीं से मैंने सिलेबस स्टार्ट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मतलब जब आप टॉपिक स्टार्ट करूँगा तो उससे पहले 1 या 2 या 3 क्लास अपन पहले बेसिक की, हर यूनिट का बेसिक अपन पहले पढ़ेंगे। मतलब ये समझ पाते हैं कि अपने हमारे हिसाब से नहीं पढ़ाते हैं, आप लोगों के माइंड के हिसाब से पढ़ाते हैं। मतलब आप ये जानते हो कि आप ये बच्चा इतना सा ही जानता है, इससे आगे कुछ नहीं जानता। हम उसका माइंड पढ़ के उसके माइंड के अकॉर्डिंग ही क्लास को सेट कर जी देते सर, हैं। जी सर। ये रीज़न होगा कि परसेंटेज अपने 70 से अबव चले जाते हैं, पूरा का पूरा बैच चला जाता है। और ऑनलाइन की तो बात की है, अब स्टार्ट ही किया पढ़ने, स्टार्ट किया, लगभग सिलेबस भी हो चुका। तो मेरे हिसाब से जो ऑफलाइन का जो रिजल्ट आते हैं वही सिमिलर रिजल्ट हम ऑनलाइन का देंगे। क्यों? क्योंकि हम ऑनलाइन वाले में और ऑफलाइन वाले में कोई डिफरेंस नहीं डाल रहे हैं। कि ऑनलाइन में ऐसा नहीं कर रहे हैं कि जो आपके सामने यदि टॉपिक्स आ रहे हैं तो भाई 5-4 टॉपिक्स करवा दिए मोटे मोटे, और 2 क्वेश्चन करवा दिए, 3 क्वेश्चन, ज़्यादातर यही होता है। जी सर। कि ये टॉपिक आ गया, जैसे डी एलिमेंट प्रिंसिपल है, उसको थोड़ा सा बता दिया, इससे रिलेटेड यदि सर मेरे को 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन में यहाँ पे 2 क्वेश्चन करवा के फिनिश कर दूँ। लेकिन ऑफलाइन में जब भी बच्चा पढ़ता है तो ऑफलाइन में तो बच्चा ये कहता है कि सर मेरे को तो 5 के 5 क्वेश्चन चाहिए। भाई जो टॉपिक है उसके क्वेश्चन पूरा चाहिए, बच्चे को तो बताने पड़ेंगे ऑफलाइन में। लेकिन ऑनलाइन में ज़्यादातर यही मिलता है अपने को कि जो इजी क्वेश्चन हो पा रहे हैं अपने से वो तो बता दिए जाते हैं, जो बड़े क्वेश्चन होते हैं जो अपने से सोल्व नहीं होते हैं वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप तो यहाँ पे मेरे को लगता है यहाँ पे कि ये कंप्लीट क्वेश्चन ही सॉल्व करवा बैठे सर online जहाँ में। तक है मुझे लग रहा है कि मैंने कोई भी एक्सरसाइज का ऐसा कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। अच्छा, एक्सरसाइज की भी करवा एक्सरसाइज के डाली। क्वेश्चन ये भी तो अपन बहुत सोल्व बड़ी कर बात। रहे हैं। ये लो भैया, आप ग्रेजुएशन में आप देखते हो कि अपने डायनामिक्स में क्या करते हैं, ज़्यादातर आप भी पढ़े हुए हो, सब जानते हो। एग्जाम्पल नंबर 1 इस साल में आया हुआ है, 2 नंबर इसमें आया है, 7 नंबर इसमें आया है, एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, एक्सरसाइज में एंट्री करते हो।
तो एक्सरसाइज में आप लोग क्या पढ़ते हो? एग्जाम में आया हुआ कोई एक या दो क्वेश्चन पढ़ पाते हैं और ये टीचर ज़्यादातर पढ़ा देते हैं। एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चन सोल्व करना बस की बात नहीं रहती, लेकिन आपने तो एमएससी के पूरे सोल्व करवा दिए क्या सर? जी सर। अब कंप्लीट आप करवा अपने दिए। मेरे मुंह के ऊपर आप मेरी बड़ाई करो तो मुझे एक्सेप्ट नहीं हो रही है, हजम नहीं हो रही है। अपन चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी सिलेबस की, तो वीडियो थोड़ा लंबा चला जाएगा। हाँ जी। अपन देखो, इसके दो पोर्शन बताए आपको। एक तो है कि रिजिड डायनेमिक्स है, ठीक है, और एक है हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोडायनेमिक्स के अंदर फ्लूइड की डायनेमिक्स के बारे में अपन चर्चा करेंगे, ठीक है, और दूसरा करेंगे अपन रिजिड बॉडी के बारे में। तो इसकी जो सिलेबस का डिवाइडेशन है वो कुछ इस तरीके से है। जो फर्स्ट यूनिट आपको दिखाई दे रही है और जो सेकंड आपको दिख रही है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट, इनका पूरा पूरा पोर्शन जो है वो इस रिजिड बॉडी से है सर। मतलब जितने भी सारे टॉपिक्स हैं वो सारे रिजिड डायनेमिक्स से आने वाले हैं। मतलब इसकी दो बुक चलने वाली, एक बुक तो अपनी रिजिड डायनेमिक्स की होगी और एक होगी अपनी हाइड्रोडायनेमिक्स की। मतलब 3 यूनिट जो है अपनी वो किस में से हैं? डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी में से है, ठीक है। अच्छा, आगे अपन देखते हैं। तो नेक्स्ट की जो फोर्थ और जो फिफ्थ यूनिट है उनका पूरा पूरा पोर्शन अपना आएगा हाइड्रोडायनेमिक्स में से, हाइड्रोडायनेमिक्स में से। और हाइड्रोडायनेमिक्स का जो पोर्शन है, इसकी जो स्टार्टिंग होती है, वो स्टार्टिंग होती है, एक वर्ड आता है अपना फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब होगा कि आपके पास फ्लूइड की जो टाइप्स होंगे उसके बारे में अपन जब क्लास आपकी स्टार्ट होगी, मतलब ये अपन लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं, लेकिन आप जब पढ़ेंगे तो इस फ्लूइड के दो पार्ट आएंगे, एक तो होगा इनकम्प्रेसिबल और एक होगा कंप्रेसिबल। तो इसके बारे में जो अपन आगे चर्चा अपन लेक्चर के अंदर करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा चला जाएगा इसकी वजह से। करनी भी चाहिए, लेक्चर में ही करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। अपन सारे टॉपिक्स यदि 1 घंटे में, आधे घंटे में यहाँ पे चर्चा कर लें तो फिर तो एमएससी करना बहुत ही आसान हो जाएगा, नहीं? लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं जिस तरह से आपने सर से भी जो चर्चा सुनी है, अपन का जो लेक्चर आपने देखा है, उसमें एक ही चीज़ समझ में आती है, ये आपको ये आनी चाहिए कि यहाँ पे आप जिस तरह से आप इस प्लेटफॉर्म में जुड़ रहे हो, जिस तरह से ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी है, कोई पैटर्न, दोनों ही पैटर्न बेस्ट है, ठीक है। जुड़ोगे तो हम आपको ये गारंटी देते हैं विथ नोट्स से आपको नोट्स प्रॉपर तरीके से एक पॉइंट टू पॉइंट आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है, जिसमें एक भी, और आपको ये भी बता दें कि राजस्थान यूनिवर्सिटी और शेखावत यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस आपके पास में आने वाला है, ठीक है, उसमें तो हमारे बताए हुए से क्वेश्चन आउट जाने वाले ही नहीं है। क्यों सर? सही है, सारा सही का बात। सारा उन्हीं नोट्स में से आ रहा होगा, और शायद आपके पास में जब नोट्स आए तो आप पीछे के पेपर्स का मिलान भी कर सकते हैं, मतलब आपके वेरीफाई कर पास सकते हैं। जब आप बच्चे वीडियो लेक्चर देख रहे होंगे हाँ हाँ तो बच्चों के ऊपर ये प्रेशर नहीं होगा कि मैं नोट्स बनाऊं, हाँ, क्योंकि आप जैसा जैसा बोर्ड के ऊपर टीचर पढ़ाएगा, सेम वैसी इस बोर्ड की जो पीडीएफ होगी, अच्छा, वो भी बोर्ड की मिलेगी, पीडीएफ जो वो भी सेव होगी मिलेगी। वो भी बच्चों को मिलेगी। साथ में जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं, भाई जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पास हैंड रिटन जो नोट्स हैं वो नोट्स बच्चों को प्रोवाइड करवाए जाएंगे। मतलब बच्चों के पास 2 तरह के नोट्स होंगे, एक तो बोर्ड की पीडीएफ होगी और बोर्ड की पीडीएफ के साथ साथ में एक बच्चों को जो हैंड रिटन नोट्स हैं टीचर्स के वो मिलेंगे आप। तो अपने इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने की कोशिश करें और इसका प्रॉफिट उठाएं, क्योंकि आप एमएससी मैथमेटिक्स से करो, इसका मतलब एक लेवल में आने वाले हो। और लेवल में आने के लिए आपको ऐसा नहीं कि एमएससी करके बच्चे एमएससी एडमिशन ले लिया और रिजल्ट आ रहा अपना फेल ना, आपको यदि एमएससी कर रहे हो तो आपकी अच्छी परसेंट भी आपकी आनी चाहिए, तभी आपका एमएससी का मतलब भी निकलता है और अच्छा नॉलेज भी होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपन दोनों सर आने वाले हैं एमएससी क्यों करनी चाहिए। आपके ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में आता है कि हम एमएससी क्यों करें और मैथमेटिक्स से क्यों करें, इसका भी आपके सवाल का जवाब आएगा और नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्यों इस लेक्चर में भी कर सकते थे जी सर। लेकिन ये थोड़ा लंबा चला जाएगा। एमएससी करने के फायदे ही फायदे हैं, ठीक तो है। एमएससी जिंदगी क्यों करें, इससे पहले बच्चों को ये जानना ज़रूरी होगा कि एमएससी करने से मतलब मैं कर रहा हूँ, मैं मेरा पहले माइंड सेट क्या है जी, कि भाई एमएससी में मैं करूँ, केमिस्ट्री से करता हूँ, मैं मैथ्स से करता हूँ, मैं फिजिक्स से करता हूँ, तो इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे आपको। मैथ्स में ज़्यादा मिलते हैं, नहीं, फिजिक्स अपन में तो ज़्यादा होते हैं। अपन तो कुछ भी काम फायदे के लिए हाँ। करते हैं, तो अपने को तो फायदा मिलना चाहिए ना भाई आपके लिए क्या चीज़ फ़ायदेमंद है। भाई आपने केमिस्ट्री से करनी है तो केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, आपको फिजिक्स से करनी है तो फिजिक्स में क्या ऑप्शन हो सकते हैं। और दूसरी बात ये और होती है कि जैसे मैं केमिस्ट्री में एमएससी करता हूँ, पीजी करता हूँ, तो मुझे नेट क्वालिफाई करना या नेट फाइट करना मेरे लिए ज़्यादा थोड़ा सा आसानदायक रहता है। हाँ। लेकिन जो लेवल होता है मैथमेटिक्स का, वो लेवल आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स नहीं दे पाएगी सर।
ये मेरा मानना अकॉर्डिंग टू मी। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो अपन क्या करेंगे, ये चर्चा अपन यदि करेंगे एमएससी क्यों करनी चाहिए अपन को और मैथ से क्यों करनी चाहिए। ठीक है, सभी सब्जेक्ट बढ़िया हैं, लेकिन सभी के बारे में अपन प्रॉफिट और लॉस के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।